Hello, welcome to the next lecture of our nervous system। तो अगले लेक्चर में हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिलेटेड बात करी है। अभी हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग बात करेंगे। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी वैसे ही होता है जो सिंपैथेटिक होता है। यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन भी रहता है। तो यहाँ पहले हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के बारे में बात करेंगे। दिस इज यूजुअली लॉन्ग। तो यू शुड रिमेम्बर, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रहता है वो लॉन्ग रहता है, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज यूजुअली लॉन्ग इन कंपेरेटिव टू इट्स काउंटर पार्ट इन द सिंपैथेटिक नर्वस। यानी हम सीधी तरह से भी लिख सकते हैं दिस इज यूजुअली लॉन्ग एज कंपेयर टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम and has its cell body either in the brain or in the spinal cord। यानी कि उसका जो सेल बॉडी रहता है वो कहाँ पे है? तो उसका सेल बॉडी जो रहता है वो गैंग्लिया में नहीं रहता, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। द सेल बॉडी इज ओरिजिनेटेड इन द ब्रेन फ्रॉम द क्रेनियल आउटफ्लो। तो हमने देखा है शुरुआत में ही, उसका नाम हमने देख लिया है, उसको क्रेनियल आउटफ्लो बोलते हैं। एंड आर क्रेनियल नर्व्स। कौन सी क्रेनियल नर्व इमेज जोड़ी हुई रहती है वो आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से आईएमपी याद रखना पड़ेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रहता है वो न्यूरॉन जो है वो कहाँ? तो जो नर्व हमारी होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 7, 9 एंड 10। यानी कि आप एक नंबर की तरह उसको याद रख सकते हैं, 3, 7, 9, 10, 3, 7, 9, 10। उसको ऐसे याद रखना बहुत जरूरी है। अराइजिंग फ्रॉम न्यूक्लाई इन द मिड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम। तो मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम में से ये जो क्रेनियल नर्व्स निकलती है, वहाँ सेल बॉडीज जो होता है वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का रहता है। द सेल बॉडीज ऑफ सैक्रल आउटफ्लो, यानी कि दूसरा रीजन भी रहता है इसमें, सैक्रल आउटफ्लो। तो ये कहाँ पे रहता है? तो लोकेटेड इन लेटरल कॉलम्स ऑफ ग्रे मैटर एट द डिस्टल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का निचला हिस्सा जो रहता है उसके ग्रे मैटर में ये जो सैक्रल आउटफ्लो जो होता है, पिंक गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का जो बॉडी होता है वह यहाँ पे रहता है। यानी कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके निचले हिस्से में ये पी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रहते हैं, और ब्रेन यानी कि मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम में भी रहते हैं। दूसरा जो पार्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, यानी कि हमारे गले में जो पार्ट रहता है, सर्वाइकल रीजन होता है, थोरेसिक रीजन होता है या लंबर रीजन होता है, वहाँ पे ये पैरासिम्पैथेटिक का पी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रहता नहीं है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्रॉपर साइट है वो आपको याद रखना पड़ेगा, डिस्टल एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मिड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम में ये रहता है। तो उसका दो रीजन है, ऊपर का रीजन और नीचे का। ऊपर का रीजन जो होता है वो क्रेनियल नर्व से जुड़ा रहता है, उसके हिसाब से उसको क्रेनियल आउटफ्लो बोलते हैं। नीचे का हिस्सा जो होता है वो सैक्रम के आसपास हमने सीखा हुआ है स्केलेटल सिस्टम में, वर्टिब्रेट कॉलम में। यहाँ पे सैक्रल और कॉकिक्स नाम के जो वर्टिब्रेट होते हैं वहाँ के आसपास आपको दिखाई देते हैं, इसके लिए उसका नाम सैक्रल आउटफ्लो भी दिया हुआ है। तो यानी कि ये जो दो रीजन है वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर आए हुए हैं। तो उसके बीच में क्या होगा? तो उसके बीच में आप अगले लेक्चर में पढ़ चुके हो, उसके बीच में हो गए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आगे देखते हैं। देयर फाइबर लीव्स द कॉर्ड इन सैक्रल सेगमेंट्स 2, 3 एंड 4। तो जो सैक्रल रीजन होता है उसके आसपास
उसके फाइबर हम देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स रहते हैं पैरासिम्पैथेटिक के, वो कहाँ कैसे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द नर्व फाइबर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन यूजुअली साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब तो आपको पता ही है, जोड़ान जो होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। विच देयर पोस्ट गैंग्लियोनिक काउंटर पार्ट्स एट और नियर द एफरंट ऑर्गन। यहाँ हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन के साथ, तो यहाँ हमें याद रखना है कि उसका जो जोड़ान होता है वो कैसे होता है। द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ये जो है वो बहुत छोटा होता है और इसका जो कनेक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ सीधा रहता है। दिस इज यूजुअली वेरी शॉर्ट बहुत ही छोटा सा, and has its cell body either in ganglion or more often in the wall of organ supply। यानी कि उसका जो भाग होता है वो कहाँ पे होता है, तो गैंग्लियन के साथ या हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं उसके दीवार के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे फंक्शन ऑफ एएनएस। वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन ऑफ द एएनएस। तो एएनएस का जो कार्य रहता है वो क्या होता है वो देख लेंगे हम। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन मैनी कॉम्प्लेक्स इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स। तो आपको याद ही रखना है कि वो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स के रिलेटेड जो एक्टिविटी रहती है उसके साथ कनेक्टेड है। विच लाइक द रिफ्लेक्स इज डिस्क्राइब इन अर्लियर सेक्शंस डिपेंड नॉट ओनली ऑन सेंसरी इनपुट to the brain और spinal cord but also on motor output। ये जो होता है सेंसरी और मोटर दोनों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। The majority of the body organs are supplied by both sympathetic and parasympathetic nerve। हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। क्यों, तो मैंने आपको समझाया है कि ये जो दोनों सिस्टम है वो कैसे काम करती है। तो वो जो हमारा स्केल आता है तराजवा, वो स्केल के हिसाब से वेइंग स्केल उसको बोलते हैं ना हम, तो वेइंग स्केल के दो साइड जो होते हैं लेफ्ट राइट, उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे ही ये दोनों बैलेंस करते हैं। which have complementary and usually opposite effect that are finally balanced to ensure that optimum functioning। मतलब कि हमारा जो ऑर्गन है वो अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से काम करे। ऑप्टिमम फंक्शनिंग का मतलब होता है कि बैलेंस हुए ऑर्गन जो होते हैं वो बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, हमारा बॉडी को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी रहता है। मीट्स बॉडी नीड एट एनी मोमेंट। अगर हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये जो गड़बड़ है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है, तभी हमारे ऑर्गन जो है ऑप्टिमम फंक्शनिंग नहीं कर सकते। यानी कि जब हम बूढ़े होते हैं तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का जो बैलेंस सीट होता है वो बिगड़ जाता है। उसके हिसाब से हमारे जो ऑर्गन फंक्शन होते हैं वो थोड़े कम होने लगते हैं और ड्यू टू द लेस वर्किंग ऑफ आवर ऑर्गन स्लोली द पर्सन विल डाई। यानी कि कोई भी बूढ़ा आदमी धीमे धीमे मर जाता है। तो अगर आपको अच्छी तरह से जीना, लंबा जीना है तो ये बैलेंस होना ज़रूरी है और ये एनएस कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे। हम आगे प्रॉपर जो सिंपैथेटिक का वर्क क्या है, पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन क्या है वो देखेंगे। अभी हम देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है, बरोबर। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन प्रिपेयर्स दैट बॉडी टू डील विथ एक्साइटिंग, यानी कि उत्तेजित जो हमारी स्थिति होती है, एंड स्ट्रेसफुल तनाव वाली जो परिस्थिति होती है वहाँ पे काम करता है। द एड्रिनल ग्लैंड ये जो जब काम करता है तो उसका जो रिफ्लक्स होता है, वो इम्पल्स होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड को सीधा अफेक्ट करता है और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन प्रोड्यूस करने लगता है,
तो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट्स नॉरएड्रेनालिन एंड सम एड्रेनालिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन। तो हमने देखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनालिन का भी रोल, नॉरएड्रेनालिन का भी रोल रहता है। These hormone acts as neurotransmitter when they reach target organ of sympathetic nervous system। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ऑर्गन है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। थ्रू दिस इफेक्ट they they potentiate and sustain the effect of sympathetic stimulation। यानी कि हमारा जो सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन है उसका जो काम रहता है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उसके हिसाब से चलता है। सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन मोबिलाइज द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। लड़ो के भागो, लड़ो या भागो, ऐसी जो पोजीशन रहती है वहाँ पे स्टिम्युलेशन बहुत हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। द इफेक्ट ऑफ स्टिम्युलेशन ऑन हार्ट, मेनली जो एड्रेनालिन और एड्रेनालिन का इफेक्ट रहता है वो हार्ट के ऊपर रहता है। हार्ट बीट जो है हमारा इंक्रीज होता है। द ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड प्रेशर भी हाई बना रहता है। एंड लंग्स, लंग्स जो रहता है वो बहुत ही क्विकली वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी कि उसका भी जो वर्कआउट है वो बढ़ जाता है। तो उसको हम क्विक ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग पण बोल सकते हैं। अनेबल द बॉडी टू रिस्पॉन्ड बाय प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमें तीन, हार्ट पे, ब्लड वेसल पे और लंग पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपैथेटिक का मेन इफेक्ट यहाँ पे रहता है। एडिशनल इफेक्ट आर एन इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। यहाँ पे एक्स्ट्रा इफेक्ट भी दिया हुआ है, मेटाबॉलिक रेट जो हमारा बढ़ जाता है जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिल सकती है। इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, यानी कि तुम्हारे शरीर में जो ग्लाइकोजन रहता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का भी चांस रहता है यहाँ पे। क्योंकि हम दौड़ेंगे, लड़ेंगे, भागेंगे तब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत रहती है और एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज अगर नहीं होता तो बॉडी का जो फंक्शन रहता है वो बंद हो सकता है। बॉडी का जो भी स्केलेटल मसल है वो बरोबर काम नहीं कर सकता। तो हमें लड़ने के लिए या भागने के लिए स्केलेटल मसल में प्रॉपर एनर्जी फ्लो देना पड़ेगा, उसके लिए हमें ग्लूकोज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो ये भी एक इफेक्ट रहता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तभी भी ये स्टिम्युलेशन रहता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एग्जाम्पल गिवन फाइटिंग और रनिंग अवे, यानी कि हम दौड़ते हैं या लड़ते हैं। व्हेन ऑक्सीजन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ स्केलेटल मसल आर ग्रेटली इंक्रीज, these changes enable the body to respond quickly to meet the increased energy demand। तो हम एक्सरसाइज करते हैं तब एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, तो एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़नी चाहिए, ग्लूकोज बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशन जो है वो कब हो सकती है? तो तुम सब जानते हो कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन तब मिलेगी जब हमारे लंग्स जो होते हैं वो झड़प से कार्य करने लगेंगे, हमारा जो हार्ट है उसका पंपिंग बढ़ जाएगा और हमारा जो ब्लड वेसल यानी कि जो आर्टरीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उसके हिसाब से हमारे जो स्केलेटल मसल है उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल सकता है। तो एक्सरसाइज के दौरान भी ये ऐसे काम करता है। तो हमने देख लिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। अभी हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो नाउ वी आर लुकिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको पता ही होना चाहिए ये जो है वो काउंटर यानी कि एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। तो सिंपैथेटिक अगर फाइट एंड फ्लाइट का जो पोजीशन होता है उसके लिए तैयार रहता है, तो ये जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए तैयार रहता है, यानी कि आराम करो, आराम की पोजीशन में ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट रहता है।
पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हैज टेंडेंसी टू स्लो डाउन कार्डियक, ये जो है उसका जो एक्टिविटी होता है वो सिंपैथेटिक के विपरीत होता है, यानी कि सिंपैथेटिक जो सिस्टम रहता है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो ये जो है वो हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है। तो स्लो डाउन कार्डियक एक्टिविटी एंड ऑल्सो स्लो डाउन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, हमारा जो लंग्स है उसको भी थोड़ा धीरा काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है। इस स्टिमुलेट डाइजेशन, ये जब काम करता है तो हमें आराम मिलता है और हमारा डाइजेशन जो होता है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सकता है। तो इट स्टिमुलेट्स डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड एंड द फंक्शन ऑफ जीनोटो यूरिनरी सिस्टम, यानी कि हमारा जो मूत्र जनन तंत्र होता है, बरोबर, जेनेटल सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम को भी अच्छी तरह से काम करने के लिए समय मिल जाता है। इट्स जनरल इफेक्ट इज दैट रेस्ट एंड डाइजेस्ट, अलाउइंग डाइजेशन एंड रिस्टोरेटिव प्रोसेस, यानी कि हमारा जो खाया हुआ जो फूड है वो फूड पूरी तरह से अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, और डाइजेशन के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा इंक्रीज होता है तो ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होके स्टोरेशन हमारे बॉडी में स्टोर भी रहता है, यानी कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिस्टोरेशन प्रोसेस को बढ़ाता है टू अकर क्वाइटली व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि हमारे बॉडी में जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो जो डाइजेशन हुआ जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्जन होगा और वो ग्लाइकोजन जब ज़रूरत होगी तब हमें मिल सकता है। तो हमने दोनों सिस्टम के फंक्शन कैसे होते हैं वो याद किए, आपको समझाए और आपको याद रखना है। तो जो फंक्शन होता है वो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, वो याद रखना है, बरोबर है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही है, अगले अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको गुड बाय, जय स्वामीनारायण।